नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी जीएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लूसेंट के इंडियन इकोनॉमिक्स को शुरू किए हैं, जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं लूसेंट का इंडियन इकोनॉमिक्स 3rd चैप्टर, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आय को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिलती रहे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं यानी फाइनल गुड्स तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। दोस्तों, सबसे पहले जरूरी समझना ये जरूरी कि हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना क्यों करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है, हम देश की आर्थिक स्थिति की वास्तविक आय को जानने के लिए हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, या फिर आर्थिक विकास संबंधी नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए, यानी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, विकास संबंधित पॉलिसी लाती है, उस नीति की समीक्षा करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। या फिर दोस्तों, आर्थिक विकास के संबंध में भविष्यवर्ती नीतियां बनाने के लिए, यानी भविष्य में कौन सी नीतियां बनाई जाए ताकि मिनिमम नीचे से नीचे लोगों को आसानी वो सारी सुविधाएं मिल सके, इसके लिए भविष्य में जो निधियां बनाई जानी है उसके लिए हम लोग जो है राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। या फिर अर्थव्यवस्था में जो हमारा प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर है, उस क्षेत्र का क्या योगदान है उसकी समीक्षा करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। अब जो दोस्तों पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का जो मूल्य होता है उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी ने 1868, 67 और 68 यानी 1867 और 68 में किया था। दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो दोस्तों 20 रुपया थी, जबकि एफ सिराफ ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपया बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय यानी आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा निकाला गया। इसके बाद दोस्तों, आज़ादी के बाद यानी वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, उनके द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर आर गाडगिल तथा वीके आरवी राव इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने पहली रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत की थी, जिनके अनुसार 1948 और 49 के लिए भारत की राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ बताया गया, जबकि प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम जो है दोस्तों 225 रुपया बताया गया। नोट्स में हम लोग देख लेते हैं कि वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है। तो भारत में राजकोषीय नीति को कौन तैयार करता है दोस्तों, तो भारत में राजकोषीय नीति को तैयार जो है वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होती है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी, राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। यानी दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन के लिए कौन उत्तरदायी है, तो सीएसओ उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। लेकिन वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने सीएसओ और एनएसओ का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की स्थापना की। आइए दोस्तों, देख लेते हैं एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन 2019 में सीएसओ और एनएसओ को दोनों को विलय करके 2019 में एनएसओ को बनाया गया, यानी नेशनल
स्टैटिकल ऑफिस को बनाया गया। सॉरी। रंगराजन आयोग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा यथा निर्धारित सांख्यिकी मानदंड का कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने और केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एनएसओ की परिकल्पना प्रस्तुत की। यानी दोस्तों रंगराजन समिति की रंगराजन आयोग के रिपोर्ट पर दोस्तों रंगराजन आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत एनएससी का गठन 2005 में किया गया था। इसी के तहत इसी रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों एनएसओ को 2019 में एनएसओ का गठन किया गया, सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर, जिसके 3 महानिदेशक हैं दोस्तों, डीजी स्टैटिकल, डीजी कोऑर्डिनेशन और डीजी नेशनल सैंपल सर्वे। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यह रंगराजन आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत 2005 में गठित स्वायत्त निकाय है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के भी सचिव होते हैं। इसके गठन का उद्देश्य होता है आंकड़ों के संग्रहण के संबंध में देश में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली समस्या को कम करना। नोट्स में है दोस्तों कि साइमन कुर्जमैन को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अब पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय आय की लागत। तो किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना साधन लागत कहलाती है, यानी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु को उत्पादन किया जाता है, उसके उत्पादन में जितने भी कॉस्ट लगते हैं उसको बोलते हैं साधन लागत, यानी फैक्टर कॉस्ट करते हैं। या फिर बाजार लागत। अब बाजार लागत में क्या होता है कि जो बाजार के मूल्य पर जो लागत की जाती है उसको बाजार लागत बोलते हैं। साधन लागत देख लेते हैं दोस्तों कि साधन लागत वह मूल्य, साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट, यह मूलतः निवेश की गई लागत होती है जिसके उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगता है। जैसे पूंजी की लागत, यानी कोई भी मटेरियल्स को बनाना होगा तो दोस्तों उसके लिए पूंजी लगानी पड़ेगी। इसके बाद उसके लिए कुछ ऋण, बैंकों से ऋण लिया जाएगा, कच्चे माल खरीद के लिया जाएगा, श्रम लगाया जाएगा, जिस जगह पर बनाया गया उस एरिया का किराया दिया जाएगा, बिजली दिया जाएगा आदि को जो है दोस्तों साधन लागत कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहते हैं। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक उत्पादन के दौरान इन कारकों के लागत का आकलन करते हैं, जिसके बाद उस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। नोट्स में है, पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों कि नोट्स में क्या है कि साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों एक बार जो कर दे दिया जाता है सरकार को साधन लागत में, उस कर को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होती है, परंतु कोई अनुदान यानी सब्सिडी प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों जब जीवीए निकाला जाता है तो उसमें यह डबल काउंट ना हो जाए, इसलिए इसको बाहर कर दिया जाता है, जबकि अनुदान की राशि को ऐड कर दिया जाता है। अगला है दोस्तों बाजार लागत। बाजार लागत देख लेते हैं किसको बोलते हैं कि बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवाओं को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। यानी जब कोई उपभोक्ता, सपोज कोई व्यक्ति है वो मार्केट में सामान खरीदने जाता है दुकानदार के पास, तो जो व्यक्ति गया यानी वो उपभोक्ता हुआ, व्यक्ति उपभोक्ता हुआ, वस्तु एवं सेवा खरीदते समय जो कौन दुकानदार को यानी विक्रेता को अदा करता है, बाजार लागत वस्तु एवं साधन लागत पर उसी को बाजार लागत बोलते हैं। दोस्तों बाजार लागत वस्तु एवं सेवा की साधन लागत पर प्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है। दोस्तों जहां हम लोग फैक्टर कॉस्ट में जो सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं कर रहे थे, वहीं जब हम बाजार लागत निकालते हैं तो उसमें बाजार लागत में दोस्तों
इस साधन लागत कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में घटा दिया जाता है। जबकि सब्सिडी इसमें जब दी जाती है, बाजार लागत के आधार पर जब सब्सिडी दी जाती है तो उसको माइनस कर लिया जाता है, जबकि कर को इसमें शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय इसकी गणना कर ली जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों मूल्यवर्धन की धारणा। मूल्यवर्धन की धारणा क्या है, यानी कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए जिससे कोई वस्तु या सेवा दोहरी गणना न आए, यानी माध्यमिक वस्तु या प्रयुक्त आगतों को आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसी को दोस्तों मूल्यवर्धन विधि कहते हैं। दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि साधन फैक्टर कोस्ट में हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि जो सरकार को जो सब्सिडी दी जा रही थी तो उसको उसमें ऐड कर लिया जा रहा था फैक्टर कोस्ट में, लेकिन जो कर दिया जा रहा था उसको ऐड नहीं किया जा रहा था। उसी तरह से दोस्तों मार्केट प्राइस बाजार लागत पर दोस्तों बाजार लागत पर हम लोग जहाँ की कर को ऐड कर रहे थे और अनुदान की राशि को माइनस कर रहे थे, इसी प्रक्रिया को ताकि डबल उसका गणना ना हो जाए उसी प्रक्रिया को बोलते हैं मूल्यवर्धन विधि कहते हैं। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम पूंजी तथा अन्य संसाधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है। जब हम उसमें उत्पाद पर लगे कर को मूल्य को जोड़ देते हैं और उसमें उत्पाद अनुदान को घटा देते हैं तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों में ऐसे मूल्यवर्धन का योग ही दोस्तों क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अतः किसी भी राष्ट्र का जीडीपी सकल मूल्यवर्धन का योग होता है। दोस्तों जीडीपी क्या होता है? तो किसी भी देश का किसी भी राष्ट्र का जीडीपी जो होता है वो सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए का योग होता है, जिसमें हाथ से नहीं निकाला जाता है, कर तथा अनुदान का समायोजन किया जाता है। आइए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं नोट्स में क्या लिखा गया है। नोट्स में है दोस्तों कि भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर किया करता था, परंतु जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जा रही है, जो वास्तव में बाजार लागत यानी मार्केट कॉस्ट पर ही है। सकल मूल्यवर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड दोस्तों जीवीए में उत्पाद करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। उत्पाद कर यानी केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर है। यानी दोस्तों फैक्टर कॉस्ट 2015 से पहले फैक्टर कॉस्ट पर जो है निकाला जाता था, लेकिन 2015 के बाद अब जो है दोस्तों मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों कि चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। दोस्तों चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। दोस्तों जो चालू वित्तीय वर्ष होता है उसके आधार पर जब मूल्य को मापा जाता है तो उसको बोलते हैं चालू कीमत राष्ट्रीय आय बोलते हैं। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय क्या होता है दोस्तों? तो स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य से जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर माप की जाती है वो वास्तविक राष्ट्रीय आय कहलाता है। दोस्तों आधार वर्ष एक टर्म यहाँ पर आया है, आधार वर्ष। आधार वर्ष किसको कहते हैं? तो आधार वर्ष उस वर्ष को कहा जाता है जिस वर्ष मूल्यों में उतराव चढ़ाव कम होता है, उसको जो है दोस्तों आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है। जैसे अभी जो है आधार वर्ष दोस्तों 2011-12 को लिया गया है, तो उस 2011-12 के आधार वर्ष पर जो कीमत निकाली जाती है उसको बोलते हैं स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। इसे ही वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश की आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय ही है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति की वृद्धि दर घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अर्थात प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा तथा यह अंतर मुद्रास्फीति दर के मूल्य के बराबर होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों
कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को निम्न को शामिल नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है। किसको? यानी मध्यवर्ती वस्तु के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है, पुरानी वस्तुओं के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है, घरेलू वस्तु अथवा कार्य को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे कि अंशपत्र, ऋण पर आदि क्रय विक्रय को जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, हस्तांतरण भुगतान को दोस्तों राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, पेंशन, वजीफा, लॉटरी जितना दोस्तों इसको जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, और विदेशों से प्राप्त उपहार को भी दोस्तों राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये 6 पॉइंट है दोस्तों जो कि राष्ट्रीय आय की गणना में इसको शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी पद्धति का सहारा लिया जाता है? तो उत्पाद पद्धति और आय पद्धति को सहारा लिया जाता है। अगला पॉइंट है, देख लेते हैं दोस्तों कि उत्पाद पद्धति क्या होता है। तो दोस्तों इसके तहत उस उत्पाद पद्धति के तहत उत्पाद पद्धति के तहत इसके तहत माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्रों में किया जाता है। इसको मूल्यवर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यानी दोस्तों कि उत्पाद पद्धति में क्या होता है कि इसके तहत माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन उद्योग में किया जाता है, इसको मूल्यवर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आय पद्धति किसको बोलते हैं? तो इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग जो है परिवहन, प्रशासन, व्यापार जैसे सेवा प्रदत्त की जीडीपी के आकलन करने के लिए सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है नोट्स में दोस्तों कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं, समय अवतरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणा तथा उनके बीच संबंध। दोस्तों राष्ट्रीय आय को मूलतः 2 अवधारणाएं हैं। एक है घरेलू उत्पाद जिसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा है दोस्तों राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेशनल प्रोडक्ट। अब दोनों को हम लोग देख लेते हैं कि घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। दोस्तों किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू आय कहते हैं। दोस्तों 2 टर्म इंपॉर्टेंट हैं। निवासी यानी जो भारत के मूल निवासी हैं जिनको नागरिकता प्राप्त हो रहे हैं वो, और गैर निवासी जो विदेशी कंपनी भी यहाँ पर अपना प्लांट वगैरह लगा रही है, तो उन देशों से जो उन निवासियों से जो आय अर्जित की जाती है उसको बोलते हैं घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद में दोस्तों घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा प्लस घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा दोनों को ऐड किया जाता है घरेलू उत्पाद में। जबकि राष्ट्रीय उत्पाद में किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। यानी दोस्तों जो घरेलू सीमा के अंदर राष्ट्रीय उत्पाद हो रहा है उसको तो ऐड करेंगे, और कोई विदेश में जाकर कोई इंडियन अगर विदेश में जाता है और वहाँ से जो आय प्राप्त करता है उसको भी ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ का जो विदेशी हैं जो इंडिया में विदेशी रह रहे हैं उनके आय को बाहर कर देते हैं। यानी राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है? घरेलू आय माइनस शेष विश्व की भुगतान की गई साधन आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त की गई भुगतान आय को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। या फिर दोस्तों इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि घरेलू आय माइनस विश्व से निवल प्राप्ति। राष्ट्रीय आय की 2 अवधारणाएं हैं, एक है घरेलू उत्पाद और दूसरा है दोस्तों राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त जितने भी अवधारणाएं हैं सब कहीं ना कहीं इन्हीं से मिलता जुलता रहता है। अगला है पॉइंट दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। जीडीपी किसको कहते हैं? कि किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाई द्वारा एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी वस्तुओं को क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। दोस्तों एक टर्म यहाँ है घरेलू सीमा। घरेलू सीमा किसको कहते हैं? सपोज दैट ये इंडिया हुआ
और इसका ये कोस्टल एरिया हुआ, ये भी इसके अंतर्गत आता है। यानी यहाँ से लेकर इसके अंदर जितना भी निवासी या गैर निवासी द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या है कि वस्तु और सेवाओं का अंतिम फाइनल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी हो, यानी भारत के वो निवासी हो या गैर निवासियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसका आकलन दोस्तों राष्ट्रीय एवं निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी और एवं व्यापार शेष के योगफल के द्वारा भी किया जाता है। दोस्तों नोट्स में है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद ही होता है। आइए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के उपयोग को। पहला है पॉइंट दोस्तों कि सकल घरेलू उत्पाद जो, सबसे पहले तो यही दोस्तों कि जीडीपी का जो हमारा उद्देश्य होता है वो जीडीपी का उद्देश्य होता है कि हमको उत्पादन की मापन करना। ठीक है दोस्तों कि जीडीपी का जो निकालने का मेन मकसद होता है उसका मकसद होता है कि हमारा उत्पादन की मापन करना, न कि कीमत की मापन करना। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि सकल घरेलू जो उत्पाद है उसका उपयोग क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद है दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था मापने की सही तरीका होती है। दूसरा, जीडीपी में होने वाली वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर कहलाएगी। यह परिणात्मक दृष्टिकोण से है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे उत्पाद एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसी आधार पर किया जाता है। अगला है पॉइंट दोस्तों कि वर्तमान में जीडीपी के लिए आधार वर्ष दोस्तों 2011-12 रखा गया है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष दोस्तों 2012 रखा गया है। अगला है दोस्तों, अगला पॉइंट है साधन लागत। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कुछ पॉइंट इसमें नहीं दिया गया है। जैसे जीडीपी, दोस्तों जीडीपी दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं नाम मात्र जीडीपी जिसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों वास्तविक जीडीपी जिसको रियल जीडीपी कहते हैं। नाम मात्र जीडीपी में दोस्तों कि जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्य पर की जाती है तो उसको बोलते हैं नाम मात्र। यानी दोस्तों कि जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तु या सेवाओं के मूल्यों की गणना जो दोस्तों हम जब बाजार मूल्य पर करते हैं तो वो क्या कहलाती है? नाम मात्र यानी नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। लेकिन जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना जब हम आधार वर्ष के मूल्यों के पर करते हैं या स्थिर मूल्यों पर करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वास्तविक जीडीपी कहलाती है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों ग्रॉस डीजीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जीडीपी दोस्तों फैक्टर कॉस्ट पर किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य के साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट को कहा जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि दोस्तों सरकार द्वारा दी गई अनुदान की राशि को साधन लागत में शामिल किया जाता है। दोस्तों सीएसओ द्वारा फरवरी 2015 में जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर जीडीपी राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित किया जाता है, बल्कि बाजार मूल्यों पर प्रदर्शित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है।
बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को संसाधन को लागत में से घटा दिया जाता है। सॉरी दोस्तों, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस उसमें से उत्पादन कर और माइनस जब अनुदान निकाल देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगला पॉइंट है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।